वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था, ब्रिटेन जीत गया था, लेकिन लंदन के ट्रेजरी ऑफिस में एक अनकंफर्टेबल सच पड़ा था फाइल्स के अंदर। अब ब्रिटेन इंडिया का डेटर बन चुका था। हुआ मतलब ऐसा कुछ था जो अनएक्सेप्टेबल था। तो क्या था, कैसे था, वही हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। हाँ, जिस कंट्री को ब्रिटेन रूल करता था, उस कॉलोनी का वो सबसे बड़ा कर्जदार बन गया था। और अमाउंट इतना बड़ा कि उस वक्त इंडिया दुनिया की रिचेस्ट क्रेडिटर नेशंस में काउंट होने लगा था। लेकिन फिर भी इंडिपेंडेंट होने के बाद इंडिया के पास डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं था। ये पैराडॉक्स कैसे पॉसिबल है? आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे। सो वेलकम बैक टू फिनेंस फाइनेंस। वॉर ने गेम कैसे बदला? 1939 में वर्ल्ड वॉर टू शुरू होता है। ब्रिटेन जर्मनी के खिलाफ वॉर में उतर जाता है। इंडिया ऑटोमेटिकली वॉर का पार्ट बन जाता है बिना कंसेंट के। अब ब्रिटेन को चाहिए था फूड ग्रेन, कॉटन टेक्सटाइल, जूट प्रोडक्ट, स्टील, मिलिट्री इक्विपमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट सोल्जर्स। इंडिया ने 25 लाख से ज्यादा सोल्जर भेजे। ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा वॉलंटियर आर्मीज में से एक था। फैक्ट्रीज फुल कैपेसिटी पे चल रही थी, एग्रीकल्चर आउटपुट डाइवर्ट हो रहा था वॉर एफर्ट में। इंडिया एसेंशियली ब्रिटेन का सप्लाई इंजन बन चुका था। लेकिन पेमेंट कैसे हुआ? कैश में नहीं। ठीक है। ब्रिटेन के पास डॉलर खत्म हो रहे थे, बार बहुत महंगा पड़ रहा था, तो उन्होंने एक अकाउंटिंग सिस्टम यूज किया। जब भी ब्रिटेन इंडिया से माल खरीदता तो तुरंत कैश नहीं देता था। इंस्टेड लंदन में बैंक ऑफ इंग्लैंड के बुक्स में एक एंट्री हो जाती थी, ब्रिटेन ओज इंडिया दिस अमाउंट इन पाउंड्स। ये जो आईओयू टाइप एंट्री थी, उन्हें बोला गया स्टर्लिंग बैलेंसेस। सिंपल लैंग्वेज में इंडिया ने माल दिया, ब्रिटेन ने बोला पैसा बाद में, और ये बाद में का अमाउंट 1945 तक पहुंच गया था 1.3 बिलियन पाउंड्स। ठीक है। उस वक्त के हिसाब से मैसिव। आज के वैल्यू में कन्वर्ट करें तो ये लाखों करोड़ रुपए बनते हैं। आयरनी देखिए, एक तरफ इंडिया कॉलोनी था, पॉलिटिकल कंट्रोल ब्रिटेन के पास था, लेकिन फाइनेंशियल बुक्स में सिचुएशन रिवर्स थी। ब्रिटेन इंडिया का कर्जदार था। ये वर्ल्ड हिस्ट्री में रेयर मोमेंट था, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। इंडिया के पास पैसा टेक्निकली था, लेकिन वो पैसा लंदन में लॉक था। इंडिया उसे मतलब फ्रीली यूज नहीं कर पा रहा था, फ्रीली स्पेंड नहीं कर पा रहा था। 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया। कंट्री के सामने चैलेंजेस है, पार्टीशन, रिफ्यूजी रिहेबिलिटेशन, फूड शॉर्टेज, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स। नेचुरली मतलब एक्सपेक्टेशन थी अब तो स्टर्लिंग बैलेंसेस यूज करके डेवलपमेंट एक्सेलरेट होगा। लेकिन ब्रिटेन ने कंडीशन लगा दी। उन्होंने बोला पूरा पैसा एक साथ रिलीज नहीं करेंगे, सिर्फ लिमिटेड अमाउंट ही यूज कर सकते हो, और मेनली ब्रिटिश गुड्स खरीदने में ही यूज होगा। यानी जो पैसा इंडिया का था उसे भी इंडिया को ब्रिटेन से खरीदना पड़ेगा। ये ऑलमोस्ट टाइट क्रेडिट सिस्टम जैसा हो गया। अब इमेजिन करिए इंडिपेंडेंट इंडिया की सिचुएशन। फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस ऑलरेडी था, डॉलर रिजर्व लो थे, इंडस्ट्रियल मशीनरी इंपोर्ट कम थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना मुश्किल था। ठीक है। लेकिन स्टर्लिंग बैलेंसेस फ्रीली कन्वर्ट नहीं थे। इसका रिजल्ट क्या हुआ? इंडिया फोर्स हुआ है इंपोर्ट कंट्रोल लगाने में, फॉरेन एक्सचेंज राशनिंग करने में, और हाई रेगुलेशन सिस्टम बनाने में। यही से फाउंडेशन पड़ती है फ्यूचर के लाइसेंस राज और स्ट्रिक्ट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मॉडल की। इनडायरेक्टली स्टर्लिंग क्राइसिस ने इंडिया को क्लोज इकोनॉमी की तरफ धकेल दिया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कॉमन इंडियन पब्लिक को पता ही नहीं था कि टेक्निकली इंडिया एक क्रेडिटर नेशन है। नैरेटिव ये था कि इंडिया पुअर है, पैसा नहीं है। रियलिटी ये था पैसा है पर लॉक्ड है। ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी इंपॉर्टेंट था। नेशन बिल्डिंग के टाइम कॉन्फिडेंस लो था। 1947 से 1950 के बीच इंटेंस नेगोशिएशन हुई। ठीक है। ब्रिटेन खुद बैंकरप्ट था, उनका एम्पायर कोलैप्स हो रहा था, वो फुल पेमेंट करने की पोजीशन में नहीं थे, तो उन्होंने फेज रिलीज स्ट्रेटजी की। कुछ पैसा दिया, कुछ लॉन्ग टर्म सेटलमेंट में कन्वर्ट कर दिया। इंडिया को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिल चुकी थी, लेकिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कंप्लीट थी। अगर ये स्टर्लिंग बैलेंस इमीडिएटली मिल जाता तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ऊपर होता, हम भी डेवलप नेशन में गिने जाते, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस कम होता, रुपए प्रेशर कम होता। कुछ इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि इंडिया अर्ली ग्रोथ स्लो होने का एक हिडन रीजन ये भी था। ये ओपनली टेक्स्ट बुक में हाईलाइट नहीं होता, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट था। ठीक है। इससे लेसन क्या मिला? स्टर्लिंग बैलेंस सिर्फ एक हिस्टोरिकल अकाउंटिंग इशू नहीं था, ये एक लेसन है। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस नॉट इज इक्वल टू फॉरेन सॉवरेनिटी। अगर फॉरेन रिजर्व किसी और कंट्री के कंट्रोल में हो तो टेक्निकली वेल्थ होने के बाद भी आप कंस्टेंट हो। आज के ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में कंट्रीज रिजर्व करेंसी सिस्टम पर डिपेंडेंट है, इसलिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, गोल्ड रिजर्व और डाइवर्सिफाई एसेट इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। तो आज इंडिया मैसिव फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन करता है, डॉलर इक्विटी मैनेज करता है, करेंसी रिस्क डाइवर्सिफाई करता है, क्योंकि हिस्ट्री ने सिखा दिया लॉक रिजर्व का पेन क्या होता है। स्टर्लिंग बैलेंस का एपिसोड साइलेंट था, लेकिन पॉलिसी मेकर्स ने लेसन डीपली एब्जॉर्ब किया। ओके। एक कॉलोनी वॉर में हेल्प करती है, अपना रिसोर्स देती है, आप अपने लोग देते हैं। ठीक है। वार खत्म होता है और पता चलता है पावर इक्वेशन चेंज हो चुकी है। बुक्स में क्रेडिटर इंडिया है, रियलिटी में कैश फ्लो ब्रिटेन के पास है।
ये था पोस्ट वॉर इंडिया का हिडन इकोनॉमिक स्ट्रगल। ये स्टोरी टेक्स्ट बुक के फुटनोट में नहीं मिलती, लेकिन इसका इम्पैक्ट डिकेड्स तक चलता रहा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इंडिया का इकोनॉमी हिस्ट्री सिर्फ 1991 रिफॉर्म से स्टार्ट होता है, तो ऐसा हिडन चैप्टर और भी है जो हमारे डेवलपमेंट को डीपली शेप करता है। कमेंट में लिखिए अगर आप नेक्स्ट कौन सा फॉरगॉटन इकोनॉमिक चैप्टर देखना चाहते हैं, बंगाल फेमाइन या मतलब बंगाल फेमाइन का इकोनॉमिक एंगल जो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है उसको देखिए, और हम कोशिश करेंगे कि 1950 का जो फॉरेन क्राइसिस था उसको और डीप में लेकर जाए। और अगर आप ऐसे डीप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि हिस्ट्री सिर्फ डेट्स नहीं होता, हिस्ट्री पॉलिसी डिसीजन का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। थैंक यू सो मच फिनिक्स फाइनेंस में बने रहने के लिए।